हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे जेक बोर्ड क्लास 10 का जो एग्ज़ाम हिंदी ए का एग्ज़ाम जो 18 फरवरी 2025 को है, उनके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मास्टर यहाँ पे देखने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली वहाँ पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे मास्टर, यहाँ पे देखेंगे। सब्जेक्टिव आपके जो विषयनिष्ठ प्रश्नोत्तर होंगे, जो आपको लिखना है सर कि पत्र कैसे लिखते हैं, कैसे निबंध कैसे लिखते हैं, वो सारे यहाँ पे देखने जा रहे हैं। प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें मास्टर। तो चलिए बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हंसी भीतरी आनंद कैसे प्रकट करती है? कि हंसी जो है वो भीतर से, हमें अंदर से आनंद, खुशी कैसे प्रकट करती है? तो प्रश्न खुशी व्यक्ति अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मुस्कुरा कर करता है। जो आपके प्रसन्न व्यक्ति जो होते हैं, अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति मुस्कुराकर करता है। यदि प्रसन्नता अधिक होती है तो उसकी मुस्कुराहट खिलखिलाहट में बदल जाती है। अगर अधिक प्रसन्नता अधिक होती है, अगर खुशी ज़्यादा होता है तो उसकी मुस्कुराहट जो है वो ज़्यादा खिलखिलाकर बदल जाती है। वह उस समय सभी दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। वह उस समय क्या होता है? सभी दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उसकी हंसी को देखकर कर लेते हैं। हम व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं स्वास्थ्य का आकलन उसकी हंसी को देखकर ही हम अंदाजा कर लेते हैं कि वो के दुख में है या सुख में है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्व क्यों दिया? पुराने समय में लोग जो था वो हंसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों दी? तो पुराने समय में लोगों ने हंसी को महत्वपूर्ण निम्नलिखित कारणों से माना है। पहला सर, हंसी विभिन्न कला कौशलों से युक्त है। हंसी जो है विभिन्न कला कौशलों से युक्त है। दूसरा पॉइंट, आनंद से हंसने से आयु बढ़ती है। आनंद से हंसने से क्या आयु बढ़ती है। तीसरा, हंसी को औषधि के रूप में माना जाता है। हंसी को औषधि के रूप में माना जाता है या रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है। हंसी को औषधि के रूप में माना गया है या रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी लाभकारी है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि डॉक्टर हस्पलैंड ने एक पुस्तक में हंसी के बारे में क्या लिखा है? तो डॉक्टर हस्पलैंड ने लिखा है कि हंसी उत्तम चीज़ है। हंसी जो है सबसे अच्छा चीज़ है जो औषधि के रूप में काम करती है। जो औषधि के रूप में क्या करती है? काम करती है या रोगियों के साथ साथ सबके काम की वस्तु है। ये रोगियों के साथ साथ स्वस्थ व्यक्तियों का भी काम की वस्तु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोला जाता है, एक अंग्रेज डॉक्टर ने क्या कहा? एक अंग्रेज डॉक्टर ने कहना है, एक अंग्रेज डॉक्टर का कहना है कि किसी नगर में दवाई लदे 20 गड्ढे ले जाने से ज़्यादा लाभकारी एक हंसोड़ आदमी ले जाना है। कि एक अंग्रेज डॉक्टर का कहना है कि किसी नगर में अगर दवाई लदे 20 गड्ढे ले जाने से ज़्यादा लाभकारी एक हंसने वाले आदमी को ले जाओ, तो वो क्या हो जाएंगे? वो हंसा की आधी बीमारी खत्म कर देंगे। जिंदगी किसका नाम है? जिंदगी जिंदा दिली का नाम है सर। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसे है? कि हंसी खुशी उत्तर का ही नाम जीवन कैसे है? तो व्यक्ति जब भारी अवसाद, तनाव एवं दुख में भरा होता है तब उसका एक एक पल कठिन हो जाता है। जब कोई व्यक्ति भारी अवसाद में, तनाव, दुख में भरा होता है तब उसका एक एक पल क्या हो जाता है? कठिन हो जाता है। तब वह बहुत कम जी पाता है, वह बहुत कम जीता है। जबकि खुशहाल व्यक्ति जिंदा दिली के साथ जीता है तब उसकी आयु जो है लंबी हो जाती है। अगर वो खुशी खुशी जी रहे हैं तो उसका जिंदगी जो है वो जीवन अकाल बढ़ जाती है सर। हंसी भीतरी आनंद का बाहरी चिन्ह कैसे है? जब व्यक्ति का आंतरिक मन उमंग एवं उल्लास से भरा होता है तो हंसी दर्पण की भांति उसके मन के आनंद को प्रदर्शित कर देती।
जब व्यक्ति का आंतरिक मन क्या उमंग एवं उल्लास से भरा होता है तो हंसी दर्पण की भांति उसके मन के आनंद को प्रदर्शित कर देती है। अच्छा मास्टर, इसी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाठ्य पुस्तक से खंड खा। तो बोलता है लघु उत्तरीय प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि सर सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले के कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि चश्मे वाले एक साधारण बूढ़ा मरियल एवं लंगड़ा आदमी था। वह सेनानी भी नहीं था, किंतु उसके हृदय में देश एवं इस पर मर मिटने वाले शहीदों के प्रति बड़ा ही आदर था, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। इसलिए वह नेताजी की मूर्ति को रोज बदल बदल कर चश्मा पहनाता था। लोग उसके इस व्यवहार से प्रभावित होकर उसे कैप्टन कहा करते थे। कैप्टन कहा करते थे, उन्हें लगता था कि शायद कैप्टन नेताजी के साथ फौज में होगा। इस प्रकार की अटकलें लोग लगाया करते थे। समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन, कौन से बदलाव बिस्मिल्लाह खां को व्यथित करते थे? तो वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन ही चेंज ही संसार का नियम है। फिर भी पुरातन से भावनात्मक जुड़ाव, लेकिन पुरातन से पहले से जो भावनात्मक जुड़ाव है वो चीज़ें बदलने पर पीड़ा पहुंचाती है। कि जो चीज़ें बदलने लगती है वो चीज़ तो पीड़ा तो जरूर पहुंचता है। उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली काशी में सब कुछ परिवर्तित हो रहा था। उसी प्रकार जो बिस्मिल्लाह खां की कर्मस्थली काशी में सब कुछ चेंज हो रहा था, बदलाव हो रहा था। वहाँ का खान पान, पुरानी परंपराएं, मलाई बर्फ का स्वाद, कुलसुम हलवाई की संगीतात्मक कचौड़ी के साथ साथ संगीत एवं साहित्य एवं उनसे प्रेम करने वाले साहित्यकार एवं संगीतकारों का सम्मान भी बदल गया है। लोग अब उन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते कि वहाँ के जो खान पान है, पुरानी परंपराएं हैं, मलाई बर्फ का स्वाद, कुलसुम हलवाइन की संगीतात्मक कचौड़ी के साथ साथ संगीत एवं साहित्य एवं उनसे प्रेम करने वाले साहित्यकार एवं संगीतकारों का सम्मान भी बदल गया है। लोग अब उन सब चीज़ों को महत्व नहीं देते। वे जीवन के आखिरी पड़ाव में यह भी देख रहे थे कि हमेशा भाईचारा एवं प्रेम का संदेश देने वाले काशी में अब हिंदू मुस्लिम समुदाय में प्रेम भाव नहीं रहा। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर बिस्मिल्लाह खां व्यथित थे, परेशान थे। समझ में आ गया क्यों परेशान थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 8वां नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है? बच्चे की मुस्कान जो होती है सर असली मुस्कान होता है, उन्हें दुख नहीं होता। लेकिन जो आपके बड़े व्यक्ति का जो मुस्कान होता है वो दिखावा हंसी हंसती। तो बच्चे की मुस्कान बड़ी आकर्षक एवं आनंदित करने वाली होती है, क्योंकि उसकी मुस्कुराहट में किसी प्रकार का छल कपट नहीं होता। वह अपना पराया अथवा अच्छा बुरा सोचकर नहीं मुस्कुराता। तो देखते हुए बच्चे जो होते हैं, अगर लड़ाई भी हुआ तो बच्चे के साथ में खेल लेते हैं, लेकिन बड़े में अगर लड़ाई होती है तो उस बात करने में अगर बात भी कर रहे तो हाँ करके मिलाते हैं, क्योंकि उन्हें छल दिख जाता है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुस्कुराता बल्कि निष्कपट मुस्कुरा देता है, सोचकर अच्छा बुरा सोचकर नहीं मुस्कुराता, बल्कि वो निष्कपट मतलब कि वो अपने अंदर की हंसी से हंस देता है। वह बिल्कुल नच्छल एवं अबोध है। जबकि एक बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट बच्चे की मुस्कुराहट से एकदम अलग है। जबकि एक बड़े व्यक्ति की जो मुस्कुराहट है बच्चे की मुस्कुराहट से एकदम अलग है। वह समय, स्थिति, व्यक्ति एवं परिस्थितियों को देखकर, सुनकर एवं विचार कर मुस्कुराता है। वो सब चीज़ को देखते हुए मुस्कुराते हैं सर। वह अपनी मुस्कुराहट में नियंत्रण भी रख सकता है, जबकि बच्चे की नहीं। बच्चे अगर हंस रहे हैं तो हंस ही रहे हैं। उसकी मुस्कुराहट निष्काम एवं स्वच्छ है। उनकी जो मुस्कुराहट है वो निष्काम और स्वच्छ है, जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कुराहट कामनाप्रद और नियंत्रित है सर। समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है सफलता के चरम शिखर पर पहुंचकर यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तब उसके सहयोगी उसे किस प्रकार संभालते हैं?
कि अगर कोई सफलता के चरम शिखर पे पहुंचकर यदि कोई व्यक्ति लड़खड़ाने लगता है तो उसके सहयोगी जो है किस प्रकार संभालते। जब कोई साधारण व्यक्ति सफलता के चरम शिखर को प्राप्त करता है तब कभी कभी अत्यधिक संवेगों के वेग से वह डगमगाने लगता है। उस समय उसके साथी जो पीछे होते हैं उसे सहयोग, साहस, उत्साह, शाबाशी एवं प्रेम देकर संभालती हैं। कि कभी कभी कोई लोग एम तक पहुंच चुके हैं और डरने लगते हैं हमसे नहीं होगा, तो उनकी टीचर, गुरु जो होती है या सहयोगी जो होते हैं बोलता हो जाएगा, करोगे तो हो जाएगा, तो वो क्या करते हैं, वो सक्सेस हो जाती है। उसी तरह वो साहस, उत्साह, शाबाशी एवं प्रेम देकर संभालते हैं। पीछे ठहरे हुए साथी कभी कभी अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं कि वह शिखर पर पहुंचा हुआ साथी कहीं नीचे ना गिर जाए। लोग ऊंचाई को प्राप्त व्यक्ति की प्रशंसा तो करते हैं परंतु उसके साथियों के सहयोग एवं समर्पण को समझ नहीं पाते। उसे कोई प्रसिद्धि नहीं मिलती, सहयोगी को कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता कि जो साथ देता है उसे कोई नहीं पूछता। फिर जिए भी दूर रहकर वह पीछे का संगतकार साथी ऊंचाई पर पहुंचे साथी का सहयोग करता है। जिस तरह सर संगतकार में जो मेन गायक होता है उसके पीछे से सहयोगी जो होते हैं सर पीछे वाले गायक, वो जब वो लड़खड़ाने लगते हैं अपने राग में तो पीछे वाले उस राग को मिला के क्या करते हैं, फिर उस राग को मिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई। लक्ष्मण जो वीर योद्धा का क्या क्या विशेषताएं, चरित्र बताई, तो निम्नलिखित विशेषताएं बताई हैं सर। वीर योद्धा अपनी वीरता युद्ध भूमि में प्रदर्शित करते हैं। क्या वीर योद्धा अपनी वीरता जो होता है युद्ध भूमि में प्रदर्शित करते हैं। दूसरा, वीर योद्धाओं को अपने पराक्रम का परिचय बोलकर बताना नहीं सौंपता। कि जो वीर योद्धा वो होते हैं वो अपने पराक्रम का परिचय बोलकर बताना उनका नहीं सौंपता। योद्धा धैर्यवान एवं सहनशील होते हैं। कि जो योद्धा होते हैं वो धैर्यवान होते, पेशेंस होते हैं, उसमें सहन शक्ति होते, सहनशील होते हैं। योद्धा कभी अपशब्द नहीं कहते, योद्धा कभी अपशब्द नहीं कहते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन, माता का आंचल पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का उल्लेख करें। ऐसे हुए प्रसंगों का उल्लेख करें जो आपके दिल को छू गए। तो शिव पूजन सहाय द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया पाठ माता का आंचल में ढेर सारे ऐसे प्रसंग हैं जो मेरे हृदय को छूते हैं। जिसे पिताजी के साथ भोलानाथ का अधिकांश समय व्यतीत करना। आजकल की भागती हुई दुनिया में माता पिता अपने संतानों के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। हम यहाँ देखते हैं कि भोलानाथ अपना अधिकांश समय पिता के साथ दिखाई देते हैं, जैसे उनका सोना, पूजा पाठ, खेल कूद, फसलों की बुआई के साथ साथ बारात निकालने तक। किंतु मेरा मन भोलानाथ को भोजन कराता हुआ एक पिता और माता को देखकर मेरा मन द्रवित होता जाता है कि किस प्रकार गोरस सान कर उनकी माता तरह तरह के पशु पक्षियों का नाम लेकर बड़ी आत्मीयता से एक नटखट बालक को भोजन कराती हैं। आज के समय में उस तरह के आत्मीय भाव से बच्चों को भोजन कराने का सारा जिम्मा मोबाइल और टीवी ने ले लिया है। यह देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है। तो ये आपकी कि आज के बच्चे क्या जानते हैं कि टीवी से और मोबाइल में जाके बैठ गए। पेश कविता में ये बताते कि पिता के साथ वो ज़्यादा समय भोलानाथ जो थे वो पिता के समय ज़्यादा, उनकी मम्मी जो है कोर बना देती थी खाना का और एक कोर कौआ के नाम तो पच्चू पक्षी के नाम से लेकर उन्हें खिलाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि गंगटोक को मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। गंगटोक को जो है मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। तो गंगटोक मेहनत कश बादशाहों का शहर कहा गया है क्योंकि जिसका अर्थ है कड़ी मेहनत कराया किंतु गर्मी के मालिक। जिसका अर्थ है क्या, कड़ी मेहनत कराया किंतु गर्मी के मालिक है। चूंकि यह एक पर्वतीय क्षेत्र है, क्योंकि ये आपका एक पर्वतीय क्षेत्र है इसलिए परिस्थितियां बड़ी कठिन है। यहाँ के लोगों को अपनी सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोगों को अपनी सामान्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है सर। फिर भी यहाँ के लोग विभिन्न आपदाओं, विपदाओं एवं बाधाओं के बीच मस्त होकर अपना जीवन जीते।
इसलिए गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? वहाँ के लोग ज़्यादा मेहनती करके अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, विपदाओं बाधाओं को मस्त होकर क्या करते हैं, आपदाओं को जीते हैं सर, इसलिए वहाँ मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा जाता है। कहाँ? गंगटोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपके सर, ये आपके राइटिंग सेक्शन है, लिखित सेक्शन है। तो यहाँ पे दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में निबंध लिखना है। ऐसे लिखना है सर। पहला है हमारा राज्य झारखंड। अब हमारा राज्य झारखंड पे लिखना है। संकेत बिंदु जो दिया हुआ है परिचय, इतिहास, सीमा और निवासी। तो परिचय पहले कि हरियाली की गोद में अवस्थित हमारा झारखंड राज्य बहुत ही प्यारा है। हरियाली की गोद में अवस्थित जो हमारा झारखंड राज्य बहुत ही प्यारा है। इसका गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। इसका गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। या बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके बनाया गया है, या बिहार के दक्षिणी भाग को अलग करके बनाया गया है। झारखंड का अर्थ है झार, झंकारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। झारखंड का अर्थ है क्या? झार, झंकारों और खनिज संपदाओं का क्षेत्र। हरियाली से भरपूर झारखंड खनिज संपदाओं में भी काफ़ी संपन्न है। यहाँ कोयला है, इसे काला हीरा कहा जाता है। हरियाली से भरपूर झारखंड खनिज संपदाओं में भी काफ़ी संपन्न है। यह भारत का 28वां राज्य है, या भारत का 28वां राज्य है। नेक्स्ट आते हैं इतिहास। झारखंड शब्द का उद्गम 2 शब्दों से मिलने से हुई है। झार अथवा झाड़, जिसे स्थानीय भाषा में वन कहते हैं, और खंड अर्थात टुकड़ा। झारखंड 2 शब्द से मिलकर उद्गम हुए हैं। झार का मतलब होता है झाड़, जिसे स्थानीय भाषा में वन कहते हैं, और खंड अर्थात होता है टुकड़ा। झारखंड राज्य का सर्वप्रथम साहित्यिक प्रमाण ऐतरेय ब्राह्मण से प्राप्त होता है। ऐतरेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र के लिए पुंड शब्द का प्रयोग किया है। पुंड शब्द का प्रयोग किया है। सीमा, झारखंड राज्य के उत्तर में बिहार है, इसके दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्य है। इस राज्य की लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 163 किलोमीटर 163 किलोमीटर है, और चौड़ाई उत्तर दक्षिण की ओर 380 किलोमीटर है। अब देखेंगे निवासी। क्या देखेंगे? निवासी। तो निवासी बोला जाता है कि निवासी कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कुल जनसंख्या की 26.2% है। साथ ही हिंदू श्रम आबादी में कुलीन उच्च जातियां ब्राह्मण, भूमिहार, राजदूत और कायस्थ के साथ साथ यादव, कुर्मी, अनुसूचित जातियां दलों निवास करती हैं, जो खोटा, संथाली, बंगला, उर्दू, नागपुरी, कुड़ुक, मुंडारी, हो, उड़िया, फुरमाली, पंच परगनिया आदि भाषाएं बोलते हैं। यहाँ की संस्कृति रंग बिरंगी है। लोग यहाँ प्यार से रहते हैं। नेक्स्ट दूसरा निबंध जो लिखना है, इस एक ये निबंध हो गए। दूसरा जो निबंध है वो परिश्रम का महत्व। जो संकेत बिंदु दिया हुआ है वो भूमिका, श्रम जीवन का सत्य, उन्नति और विकास में सहायक उपसंहार। तो भूमिका, हम यदि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं, अगर हम यदि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला काम होगा श्रम करना, परिश्रम करना। हम यदि जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहला काम होगा कि श्रम करना, मेहनत करना होगा, परिश्रम करना होंगे, जिससे जीवन का उत्थान होगा, सुयश मिलेगा। जिससे जीवन का क्या होगा? उन्नति मिलेगा, सुयश मिलेगा। श्रम से कठिन कार्य भी संपन्न किए जा सकते हैं, कि श्रम से, मेहनत से कठिन कार्य को भी संपन्न किया जा सकते हैं।
जो श्रम करता है उसका भाग्य अवश्य साथ देता है, जो मेहनत करता है उसका भाग्य अवश्य साथ देता है। श्रम के बल पर ही कितने ही योद्धाओं ने उत्तंग अगम्य पर्वत चोटियों पर अपनी विजय का ध्वज फहरा दिया। कितनों ने अंतरिक्ष की सीमा लांघकर चंद्रमा में कदम रखी। श्रम के बल पर ही मनुष्य ने समुद्र को लांघ लिया। इस तरह से हम देखें तो परिश्रम ही जीवन में उत्कर्ष और महानता लाने वाला है। वास्तव में परिश्रम ही ईश्वर की सच्ची पूजा है, कि मेहनत ही कर्म ही ईश्वर की पूजा है, सच्ची पूजा है सर। जीवन श्रम जीवन का सत्य। इस तरह से हम देखते हैं श्रम ही जीवन का सत्य है। इस सत्य को जिसने समझा है वह मेहनत से कभी चीज नहीं चुराता, जिससे उसके सारे मनोरथ होते हैं। व्यक्ति जो श्रम को समझ जाता है वह निरंतर परिश्रम करने से कभी नहीं घबराता। वह संसार की सारी सुख सुविधा का उपयोग एवं अपने कर्म से समाज को भी अच्छा योगदान देता है, जिससे उसका जन्म सफल होता है। इसी केस पर आलसी व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहता है। वह बैठा बैठा साथ सुख पाना चाहता है, लेकिन वह अभाग दूसरों के भाग्य को देखकर जलता रहता है और कुंठित होकर जीता है। इसलिए जिसे भी सफल होना है उसे श्रम करना होगा, यही जीवन का भी सत्य है। जिसे मेहनत करना है, जिसे मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेंगे, बिना मेहनत के फल आपको मीठा नहीं हो सकता सर। नेक्स्ट, आपकी उन्नति और विकास में सहायक। श्रम व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि विकास में सहायता करता है। श्रम व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, नैतिक आदि विकास में सहायक है। यह व्यक्ति के आर्थिक रूप से समान और साथ ही यह व्यक्ति को सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाता, जिससे व्यक्ति सशक्त बनता है। जीवन के प्रति अच्छे दृष्टिकोण का विकास होता है। आंतरिक चेतना के साथ साथ आधारभूत नैतिक शक्तियों का विकास होता है। उपसंहार, परिश्रमी व्यक्ति जो इसके उपसंहार है, परिश्रमी व्यक्ति सिर्फ परिवार का ही नहीं वरन समाज का भी बहुमूल्य पूंजी है। और श्रम वह महान पूंजी है जिससे व्यक्ति का विकास और राष्ट्र की उन्नति होता है। इस मरणशील जीवन को अमर करने के लिए परिश्रमशीलता की जरूरत है, आवश्यकता है। अगर आप मरणशील के जगह पे जीवन को अमर करना चाहते हो तो आपको जीवन में कुछ अच्छा करना होगा। तीसरा जो निबंध है वो परोपकार पे लिखना है। किस पे लिखना है? परोपकार पे। तो संकेत बिंदु जो है वो अर्थ है, महत्व है, कुछ उदाहरण और उपसंहार। तो अर्थ सबसे पहले, परोपकार शब्द पर उपसर्ग एवं उपकार से बना है। पर प्लस उपकार किससे बना हुआ है? दो शब्द से बने हुए परोपकार शब्द पर उपसर्ग और उपकार से बना है। पर प्लस उपकार अर्थात परोपकार हुआ, जिसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना और दूसरों की सहायता करना। परोपकार दो वर्ड से शब्द से मिलकर बने हैं, उपसर्ग, पर उपसर्ग और उपकार। परोपकार वहां से पर प्लस उपकार, परोपकार जिसका अर्थ होता है दूसरों की भलाई करना, दूसरों की सहायता करना। महत्व, परोपकार एक ऐसी भावना है जो हर किसी के अंदर होना चाहिए। परोपकार एक ऐसी भावना है जो हर किसी के अंदर होना चाहिए, क्योंकि समाज में इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं है। क्योंकि जो समाज में इससे बड़ा कोई धर्म और नहीं है। हमें प्रकृति सिखलाती है कि निस्वार्थ भाव से हमें सबकी मदद करनी चाहिए। हमें प्रकृति नेचर सिखाती है कि निस्वार्थ होकर भाव से हमें सबकी मदद करनी चाहिए। नदियाँ, तालाब, सूर्य, पेड़ पौधे सभी निस्वार्थ भाव से ही सेवा देते हैं। नदियाँ पानी दे रहे हैं, तालाब पानी दे रहे हैं, सूर्य अपनी रोशनी फ्री दे रहे हैं, पेड़ पौधे फल फूल और हवा दे रहे हैं, वायु दे रहे हैं, वो निस्वार्थ दे रहे हैं। इसके बदले वे हमसे कुछ नहीं मांगते हैं, इसके बदले वो हमसे कुछ नहीं मांगते हैं। उदाहरण सर, परोपकार की उदाहरण तो प्रकृति के कण कण में बसा है। जिस तरह से वृक्ष कभी भी अपना फूल नहीं खाते, नदियाँ पानी नहीं पीती, सूर्य अपनी रोशनी से भर देता है, सूर्य हमें रोशनी से भर देता है। इन सबों से हमें निस्वार्थ निर्बाध परोपकार की भावना सीखनी चाहिए।
वो मानवता के कल्याण के लिए हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी कतार को याद कर सकते हैं कि जिन्होंने अपने तन मन धन को समर्पित कर इस देश को आज़ाद कराया। सर इस उदाहरण को आप समझ सकते हो कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कि अपनी कतार बिछा दी, लाशें की कतार बिछा दी, जिन्होंने अपने तन मन धन को समर्पित कर दिया इस देश को आज़ाद कराने के लिए। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि असंख्य उदाहरण हम देख सकते हैं। उपसंहार हम इस प्रकार देखते हैं कि परोपकार में किसी प्रकार का अपना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि वह मानवता के नाते दूसरों की भलाई करता है। सर्वे संतु सुखिना सर्वे भवन्तु निर्मया की भावना होती है, यही सज्जनों का आभूषण है, जिससे समाज क्या होते हैं, पुष्ट होता है। अतः दूसरों के प्रति अपने कर्तव्य को निभाएं और दूसरे के प्रति हीन भावना ना रखें। अब जो है नेक्स्ट प्रश्न है, अपने मित्र को एक पत्र लिखकर झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल का वर्णन करें। कि अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को एक पत्र लिखना है जो झारखंड के कोई ऐतिहासिक स्थल का क्या करना है, वर्णन करना है। तो आप जहाँ से पत्र लिख रहे हो, कहाँ से लिख रहे हो, रांची। कब लिख रहे हो, जिस दिन लिख रहे हो तो लिखोगे यहाँ पे 18 फरवरी क्या लिखेंगे, 2025। प्रिय मित्र अर्थव या जो आपका नाम है प्रिय मित्र क ख ग, अगर नाम नहीं दिए तो क ख ग। सप्रेम नमस्ते। अभी अब यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से छोड़ के यहाँ से रांची जहाँ से लिख रहे हो पत्र, अब क्यों यहाँ से लिखना परीक्षा भवन, नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे, परीक्षा भवन से लिख रहे हैं। 18 फरवरी 2025। प्रिय मित्र क ख ग, नाम नहीं दिया हुआ तो क ख ग। सप्रेम नमस्ते, उसके बाद यहाँ से लिखिएगा, ये सब स्टेट हो गए सर। उसके बाद लिखिएगा अभी तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम लोग कुशल हो, हम लोग भी यहाँ सकुशल हैं। अब एक लाइन छोड़ के वही लाइन में लिखना, एक लाइन छोड़ के पत्र में वही पैराग्राफ, यहीं से आपको लाइन उतना ही आपको छोड़ना है। पत्र में तुमने झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थल के बारे में जानने की जिज्ञासा प्रकट की है। मैं इसी संदर्भ में तुम्हें बताने जा रहा हूँ। रांची शहर से मात्र 10 किलोमीटर दूरी पर प्रकृति के सुंदर वातावरण में एक छोटी सी पहाड़ी पर स्वामी जगन्नाथ जी का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यह मंदिर यहाँ के साजा यानी शाहदेव जी द्वारा लगभग 100 पूर्व स्थापित की गई थी। यह प्राचीन मंदिर झारखंड की धरोहर है। प्रतिदिन यहाँ दर्शनार्थियों का मेला लगा रहता है। इस पहाड़ी के ऊपर से हम रांची के विहंगम दृश्य को हृदय से स्पर्श कर सकते हैं। प्रतिवर्ष आषाढ़ मास में यहाँ रथ यात्रा का आयोजन हुआ करता है। भारी भीड़ होती है, दूर दूर से पर्यटक आते हैं। कोरोना काल में मेला नहीं लगा था, इस वर्ष जोरदार मेला लगेगा। तुम सब यहाँ मेला देखने आओ, बहुत मजा आएगा। पूज्य चाचा जी एवं चाची जी को मेरा प्रणाम। तुम्हारा अभिन्न मित्र क्या लिखोगे, चाचा। अगर नाम नहीं दिए हुए हैं तो चाचा लिखिएगा, कभी अपना नाम मत लिखना सर। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी अनौपचारिक पत्र, औपचारिक नहीं अनौपचारिक पत्र इस तरह से लिखते हैं सर। तो ये आपको समझ में आ गया कि पत्र हम मित्र के पास कैसे लिखते हैं। अब देखते हैं सर, छात्रों में शिक्षण के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो हमें विज्ञापन तैयार करना है तो आपको पहले स्क्वायर बॉक्स इस तरह से बॉक्स बना लेना है सर। तो विज्ञापन जो होते हैं बॉक्स के अंदर होते हैं। तो पढ़े चलो बढ़े चलो, तो क्या लिखेंगे, पढ़े चलो बढ़े चलो। सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजिए शिक्षा। कि ये आपको एक स्लोगन डालना है, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजिए शिक्षा। शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है, शिक्षा जो भेजिए।
तो यहाँ से लिखिएगा शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिकों से बनता उत्तम देश। शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिकों से बनता उत्तम देश। फिर स्लोगन है शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनहित में जारी। तो इस तरह से आपको क्या करना है, विज्ञापन लिखोगे तो आपके पूरे नंबर मिलेंगे। पढ़े चलो बढ़े चलो, सबका है ये अधिकार, पूरी शिक्षा पूरा प्यार, अपने बच्चे बच्चियों को स्कूल भेजिए। शिक्षा यहाँ पे लिखिएगा शिक्षा अच्छा नागरिक बनाती है और अच्छे नागरिकों से बनता उत्तम देश। शिक्षा ही विकास की नींव है, पढ़िए और पढ़ाइए, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जनहित में जारी। दूसरे और आपके साथ दूसरा इसमें नहीं लिख पाती तो एक विज्ञापन और स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो एक बोतल बना देना है सर, बोतल अच्छे से यहाँ पे लिख देना है प्रोटीन। क्या लिख देना है, प्रोटीन इस तरह से। तो यहाँ से क्या है, स्वाद भी और सेहत भी, प्रोटीन स्वास्थ्यवर्धक पेय। क्या लिखना है, स्वाद भी और सेहत भी, प्रोटीन स्वास्थ्यवर्धक पेय। प्रोटीन स्वास्थ्यवर्धक पेय, प्रोटीन विटामिन और आवश्यक मिनरल से भरपूर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कमजोरी को दूर भगाकर दिन भर आपको ऊर्जावान बनाता है। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखेंगे स्वाद ऐसा कि सबको पसंद आए। निर्माता हेल्दी फूड प्रोडक्ट रांची। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अजूबा लिख देंगे, जो भी आपकी अपना नंबर मत देना सर, कुछ भी यहाँ पे दे सकते हो 10 नंबर। तो इस तरह से क्या लिखा जाता है, इस तरह से विज्ञापन तैयार किया जाता है, इस तरह से विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। तो हम पूरे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लिखे जाते हैं सर, निबंध, विज्ञापन और आपके लेटर पत्र और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देख चुके हैं, जो आपके 18 फरवरी 2025 को आएंगे सर। धन्यवाद।